आइए आज रोमांटिक मूवमेंट्स या रोमांटिक रिवाइवल इसका अध्ययन करते हैं, जो कि बीए थर्ड ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में है। यही नहीं, इसके अलावा बहुत से कम्पिटिशनल एग्जाम में और अन्य सिलेबस में भी ये दिया रहता है। तो रोमांटिक मूवमेंट से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये कब से शुरू हुआ था, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से इसमें प्रोमिनेंट राइटर हैं, सब देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है, बाकी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे तो आप इसमें से मिल जाएंगे आपको। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा देखने को। तो देखिए, पहले है इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रोमांटिक मूवमेंट मीन्स, रोमांटिक मूवमेंट का अर्थ होता है, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, रोमांटिक आंदोलन। क्लियर? कि एक होता है रोमांटिक मतलब से प्रेम की भावनाओं से भरपूर, एक होता है रोमांटिक मतलब ये रोमांस जो है ये प्रेम प्रकृति के प्रति दिखाया गया है। क्लियर? इसमें कवि जो लोग हैं वो प्रकृति में बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति से लगाव, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, इसके मेन राइटर हैं, एस.टी. कॉलरेज हैं, ठीक है, और लॉर्ड बायरन हैं, और जॉन केट्स, पी.बी. शैली, ये लोग इसके मेन राइटर हैं। तो 1798 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1798 में एक लिरिकल बैलेड नाम का जो है ग्रंथ प्रकाशित किया। तो उससे जो है रोमांटिक एज की शुरुआत हुई इंग्लिश में। बाकी तो शुरू हो गया था तो 1780 से ही जर्मनी में, और जो क्योंकि 1789 में फ्रेंच में क्या होती है, रिवोल्यूशन, क्रांति हुई थी, ठीक है, तब उसमें सम्मिलित हो गया। 1798 से इंग्लैंड में शुरू हो गया था। ठीक, तो लिरिकल बैलेड्स में 19 कविताएं जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, 4 जो है एस.टी. कॉलरेज की, तो जिसमें 23 कविताएं थी। तो उससे रोमांटिक एज की शुरुआत इंग्लैंड में हो जाती है, इंग्लिश में हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल डिटेल में देखते हैं। तो रोमांटिक मूवमेंट मीन्स, रोमांटिक मूवमेंट का अर्थ होता है ए स्ट्रांग जनरल टेंडेंसी, एक मजबूत जो है सामान्य विचार धारा। क्लियर? रोमांटिक मूवमेंट का अर्थ होता है एक मजबूत सामान्य विचार धारा। रोमांटिक लिटरेचर टुवार्ड्स रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर के प्रति। क्लियर? रोमांटिक साहित्य के प्रति। तो अगर रोमांटिक मूवमेंट का अर्थ होता है रोमांटिक साहित्य के प्रति एक दृढ़ जो है सामान्य विचार धारा, टेंडेंसी माने विचारधारा या प्रवृत्ति। क्लियर? तो रोमांटिक मूवमेंट का अर्थ रोमांटिक साहित्य के प्रति एक दृढ़ सामान्य विचार धारा। रोमांटिक मूवमेंट बिगैन इन जर्मनी इन 1780s। रोमांटिक मूवमेंट जो है जर्मनी में 1780 के दशक में शुरू हो गया था। 80s 1780 बाद जो यस लिखा गया है ना, इसका मतलब होता है के दशक में, वो 10 साल के समय को बताता है, यानी 1780 से 1790 के बीच में, ठीक है, वही समय। क्लियर? तो इसका अर्थ होगा 1780 माने 1780 के दशक में। तो जगह रोमांटिक मूवमेंट जो है जर्मनी में 1780 के दशक में शुरू हो गया था। सून इट वाज ज्वाइंड बाय सिमिलर मूवमेंट, शीघ्र ही इट वाज ज्वाइंड, इससे सम्मिलित कर दिया गया था बाय ए सिमिलर मूवमेंट, एक सिमिलर माने समान, मूवमेंट माने घटना, इन फ्रांस में। शीघ्र ही से फ्रांस में हुई एक सामान्य घटना से सम्मिलित कर दिया गया। तो 80 से 90 के बीच में ही, यानी दशक में ही 1789 में ही फ्रांस में क्रांति हुई थी, वो घटना हो गई थी। क्लियर? उससे इसका संबंध जोड़ दिया गया। तो वह कह रहे हैं कि शीघ्र ही से जो है फ्रांस में हुई एक समान, मतलब इसी प्रकार की, सिमिलर माने इसी प्रकार की, समान रूप से इसी प्रकार की घटना से जोड़ दिया गया। वेयर बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत रिलीज्ड, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। रिलीज्ड, जहाँ पर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत ने ही, रिलीज्ड माने छोड़ दिया था, राहत कर दिया था। ग्रेट इमोशनल इफेक्ट्स, महान भावनात्मक फोर्सेज माने शक्तियों। क्लियर? शक्ति, महान भावनात्मक शक्तियों को क्या किया था? रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था। क्लियर? इन इंग्लैंड में द प्री रोमांटिक करेंट्स, प्री माने होता है पूर्वकालीन, रोमांटिक करेंट्स माने होता है धाराएं, विचारधाराएं। ठीक है, इंग्लैंड में पूर्वकालीन रोमांटिक धाराएं, ठीक है, पूर्व रोमांटिक धाराएं, प्री मतलब पूर्व, पहले की। क्लियर? पूर्व रोमांटिक करेंट्स माने विचारधाराएं। वर ऑलरेडी ऑन राइज, तो वैसे करंट्स माने जलधारा भी होता है, यहाँ विचारों की धारा के लिए भी करंट्स कहा जाता है। क्लियर? विचारधारा होगा। वर ऑलरेडी ऑन द राइज,
ठीक है। वर ऑलरेडी पहले से ही राइज माने बढ़ना, पहले से ही बढ़ रही थी। अगेंस्ट द वीक क्लासिकल रेस्ट्रेंट, वीक माने होता है कमजोर, क्लासिकल माने कलात्मक, रेस्ट्रेंट माने क्या होता है नियंत्रण। क्लियर। तो हो जाएगा इंग्लैंड में पूर्वकालीन, ठीक है, रोमांटिक विचारधाराएं कमजोर क्लासिकल रेस्ट्रेंट के खिलाफ जो है पहले से ही बढ़ रही थी। द अवेकनिंग ऑफ इंग्लिश इमेजिनेशन, अंग्रेजी कल्पना की जागृति हैड ऑलरेडी बिगन, पहले से ही क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। इट्स एविडेंसेज वर मैकफर्सन्स, इसके एविडेंस माने प्रमाण, इसके प्रमाण वर माने थे, ठीक है। मैकफर्सन के ओशियन थे। पर्सी के जो है रिलिक्वेज है। वालपोल्स के कासल ऑफ ओट्रेंटो है। ये सब रचनाएं हैं, अब इसको याद कर लेना। क्लियर। अंग्रेजी कल्पना की जागृति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें कुछ मतलब रचनाएं लिखे हैं कवि लोग, उसमें अंग्रेजी कल्पना को हाई उड़ान दिए हैं, ठीक ना। इंग्लिश में कल्पना के माध्यम से लिखे, जैसे मतलब मैकफर्सन का आप याद करिए ओशियन है, ये इन्होंने लिखा है, पर्सी ने लिखा है रिलिक्वेज, और वालपोल का जो है कासल ऑफ ओट्रेंटो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। क्लियर। पूछा जा सकता है कासल ऑफ, हु हैज रिटन कासल ऑफ ओट्रेंटो, क्लियर। आपको बताना पड़ेगा वालपोल। क्लियर। द प्री रोमांटिक पोएट्री ऑफ बर्न्स, बर्न्स मतलब ये रॉबर्ट बर्न है, एक राइटर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बर्न का जो है प्री रोमांटिक पोएट्री, पूर्वकालीन रोमांटिक, ठीक है, काव्य। हाँ, तो एंड ब्लेक और ब्लेक का, बर्न और ब्लेक का जो है प्री रोमांटिक काव्य, ठीक है। इज आल्सो रोमांटिक इन स्पिरिट, भी भावना में रोमांटिक है। क्लियर। इनके काव्य में भी रोमांटिक भावनाएं हैं। सो इसीलिए व्हेन ऑल दीज टेंडेंसी, ये सभी जब टेंडेंसी माने प्रवृत्तियां या विचारधाराएं यूनाइटेड इन वर्ड्सवर्थ में यूनाइटेड माने सम्मिलित हो गई, एंड कॉलेज और कॉलेज में दे पब्लिश द लिरिकल बैलेट्स इन 1798, तब वे 1798 में लिरिकल बैलेट को प्रकाशित कर दिए। मतलब ये सभी भावनाएं जब विलियम वर्ड्सवर्थ में और कॉलेज के अंदर हावी हो गई, ठीक है ना, सम्मिलित हो गई, तब उनके अंदर भी मन में आया भावना कि क्यों ना हम लोग भी अंग्रेजी में ज़बरदस्त जो है रचनाएं करें, रोमांटिक फीलिंग से जो है नेचर के ऊपर। तो 1798 में ये लोग लिरिकल बैलेट प्रकाशित कर दिए, ठीक है। तब रोमांटिक रिवाइवल अगला हेडिंग है आपका। तो द रोमांटिक रिवाइवल मतलब होता है रोमांचवाद की पुनर्जागृति। तो दिस पब्लिकेशन, यह प्रकाशन ऑफ द लिरिकल बैलेट का यह प्रकाशन इज डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया है एज द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल के शुरुआत के रूप में। मतलब लिरिकल बैलेट का यह प्रकाशन ही रोमांटिक रिवाइवल के शुरुआत के रूप में वर्णन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि लिरिकल बैलेट जो है 1798 में प्रकाशित हो गया था, तो वही प्रकाशन का समय 1798 से रोमांटिक रिवाइवल का समय है, उसी के रूप में वर्णन किया गया है। क्लियर। तो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के द्वारा जो मतलब लिरिकल बैलेट लिखा गया था, तो 1798 में प्रकाशित हुआ था, उसी से समय से रोमांटिक रिवाइवल के समय की शुरुआत है। द टर्म रोमांटिक रिवाइवल शब्द रिफर्स माने वर्णन करता है टू द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद के समय को, एंड अर्ली 19th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी के शुरुआत के समय में, प्रारंभिक समय को। अगेंस्ट क्रिटिसिज्म के खिलाफ, आर नियो क्रिटिसिज्म अथवा नियो क्लासिसिज्म के खिलाफ। क्लियर। तो हो जाएगा रोमांटिक रिवाइवल शब्द 18वीं शताब्दी के बाद का समय और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक के समय क्रिटिसिज्म और नियो क्लासिसिज्म के खिलाफ विद्रोह का वर्णन करता है। रिफर्स माने वर्णन करना या संदर्भित करना। तो द रिवोल्ट माने विद्रोह, मेड ए कॉल, विद्रोह ने मेड ए कॉल, एक पुकार किया, टू जंप ओवर द क्लासिकल रेस्ट्रेंट, ठीक है, कि वह जंप ओवर क्लासिकल रेस्ट्रेंट, कि वहाँ से वह उछल कर क्लासिकल रेस्ट्रेंट माने नियंत्रण की तरफ आ जाए, ठीक है, टुवार्ड्स की तरफ, ए मोर पिक्चरेस्क ओरिजिनल, ठीक है, फ्री इमेजिनेटिव स्टाइल, ए मोर पिक्चरेस्क ओरिजिनल, जो कि एक और अधिक पिक्चर्स मतलब चित्र संबंधी, ओरिजिनल वास्तविक, फ्री माने स्वतंत्र, एंड इमेजिनेटिव और काल्पनिक, स्टाइल माने शैली। इन लिटरेचर में, एंड आर्ट और आर्ट में, जो आर्ट में
चित्र संबंधी और वास्तविक, स्वतंत्र और काल्पनिक शैली हो। ठीक है, जो साहित्य और कला में चित्र संबंधी, वास्तविक, स्वतंत्र और काल्पनिक शैली में हो। तो उससे और अधिक जो है करें कि कहने का मतलब ये है कि विद्रोह जो है वह जो है क्लासिकल रेस्टोरेंट की तरफ से, ठीक है, आ गया किसकी तरफ आ गया? टुवर्ड्स से मोर पिक्चर्स, एक और अधिक चित्र संबंधी, ओरिजिनल, फ्री, वास्तविक, स्वतंत्र एंड इमेजिनेटिव स्टाइल और काल्पनिक शैली की तरफ आ गया इन लिटरेचर एंड आर्ट, जो साहित्य और कला में हो। एंड सून और शीघ्र ही ए रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री, और शीघ्र ही एक रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो रोमांटिक शिक्षा का जो है वो केम इनटू रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री, मतलब ये एक नाम दिया स्कूल ऑफ पोएट्री, मतलब इसमें कवियों का समूह था। तो रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री में रोमांटिक शिक्षा दिया जाता था। क्लियर? तो इसका मेन अर्थ होगा एंड सून रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री माने होगा रोमांटिक एजुकेशन, रोमांटिक शिक्षा। केम इनटू बीइंग माने अस्तित्व में आ गई। केम इनटू बीइंग माने होता है अस्तित्व में आना, बीइंग मींस होना, होने के लिए आ गई, मतलब अस्तित्व में आना। क्लियर? केम इनटू बीइंग माने केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। और शीघ्र जो है रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री केम इनटू बीइंग माने रोमांटिक शिक्षा अस्तित्व में आ गई। द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि, मतलब रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री जो है बताने कवियों का समूह था, उसमें बहुत से कवि थे, उसमें रोमांटिक शिक्षा दी जाती थी, तो वो अस्तित्व में आया। तो वही कह रहे कि द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वायरन, शैली एंड कीट्स, ये चारों लोग जो हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वायरन, शैली और कीट्स, ये रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री के क्या हैं? सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं। क्लियर? तो फिर देख लेते हैं। द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि आर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वायरन, शैली एंड कीट्स। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वायरन, शैली और कीट्स हैं। तो आपको पूछा भी जा सकता है छोटे क्वेश्चन में कि हु वर द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ द स्कूल ऑफ पोएट्री। क्लियर? स्कूल ऑफ पोएट्री के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो आपको बताना कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वायरन, शैली एंड कीट्स वर द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री। तो देखिए आउटबर्स्ट ऑफ इमेजिनेटिव, ठीक है, लिटरेचर। एक बात और भी जान लो, अगर ये पूछा जाए कि नेम सम पोएट्स, नेम सम नेचर पोएट्स, कुछ नेचर कवियों का नाम लिखो, क्लियर, तो भी आपको इन्हीं लोगों का नाम लिख देना है। क्लियर? ये सब नेचर पोएट हैं। रोमांटिक ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री में यही शिक्षा दी जाती थी। ठीक, अब देखिए आउटबर्स्ट ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर, काल्पनिक साहित्य का आउटबर्स्ट माने होता है प्रस्फुटन। प्रस्फुटन मतलब से वही उभर कर सामने आना। तो द रोमांटिक रिवाइवल काज्ड, रोमांटिक रिवाइवल काज्ड मतलब कारण बना। ए मोस्ट, एक अधिक, सबसे अधिक, रिमार्केबल माने उल्लेखनीय, आउटबर्स्ट माने प्रस्फुटन का, ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर, काल्पनिक साहित्य का। तो हो जाएगा रोमांटिक रिवाइवल काल्पनिक साहित्य के सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रस्फुटन का कारण बना। द फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले के 30 साल के दौरान। तो हो जाएगा रोमांटिक रिवाइवल जो है 19वीं शताब्दी के पहले 30 साल के दौरान काल्पनिक साहित्य का एक सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रस्फुटन हुआ। द पोएट्री एंड द प्रोज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक कवियों के पहली पीढ़ी की का जो है पोएट्री और प्रोज, काव्य और गद्य, इज मार्क्ड बाय सिंसियर इमोशन। मार्क्ड माने बाय माने चिन्हित होना, वह चिन्हित है बाय सिंसियर इमोशन माने वास्तविक भावना के द्वारा चिन्हित है। एंड ए फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, और कल्पना के एक स्वतंत्र नाटक के द्वारा चिन्हित है। नेचर इज लुक्ड अपॉन, प्रकृति को देखा जाता है एज ए ग्रेट सोर्स ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के एक महान स्रोत के रूप में प्रकृति को देखा जाता है। टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के लिए सी इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर, वह आध्यात्मिक शक्ति का एक महान स्रोत है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज आल्सो रोमांटिक, पोएट्री की भाषा भी रोमांटिक माने रोमांटिक है, मतलब काल्पनिक है, प्रेम की भावनाओं से भरपूर है। आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिसिज्म की विशेषताएं।
अंग्रेजी में जो है रोमांटिसिज्म की मतलब रोमांस की भावना से भरपूर जो भावना है, रोमांस की भावना जो है, रोमांटिक भावना है, उसकी जो विशेषताएं क्या हैं। क्लियर? रोमांटिसिज्म मतलब रोमांचवाद, ठीक है, इसमें रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा। तो रोमांचवाद, अंग्रेजी रोमांचवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता आपको अगर पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप यहीं से लिख दो, ठीक। यद्यपि आप इंट्रोडक्शन बता सकते हो पीछे से, यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन है तो यहीं डायरेक्ट लिख दो। देखो, क्रीड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना में आस्था। पहली विशेषता क्या है? कल्पना में आस्था। इंग्लिश रोमांटिसिज्म वाज साइकोलॉजिकल फोर्स, अंग्रेजी रोमांचवाद एक मनोवैज्ञानिक फोर्स माने शक्ति थी, मनोवैज्ञानिक शक्ति थी। तो मनोवैज्ञानिक शक्ति थी मतलब वो अपने मन से जो है उस प्रकृति की तरफ जो है उनका लगाव हो गया था। क्लियर? इट अपोज्ड ओनली द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्लासिसिज्म, यह केवल क्लासिसिज्म के डॉक्ट्रिन मानो था सिद्धांत, क्लासिसिज्म के सिद्धांतों का क्या किए? विरोध किया। बट इट एडॉप्टेड क्लासिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री, लेकिन इसने पोएट्री के कलात्मक रूप को अपनाया, क्लासिकल मिथ, कलात्मक पौराणिक कथा इत्यादि इत्यादि को अपनाया। इन प्रैक्टिस माने अभ्यास, अभ्यास में इट रिजेक्टेड द क्लासिकल डॉक्ट्रिन्स, या कलात्मक सिद्धांतों को रिजेक्टेड माने अस्वीकृत किया। आप सिंपल ह्यूमनिटेरियन, साधारण मानवतावादी थीम, विषय वस्तु को इसने क्या किया? अस्वीकृत किया। कन्वेंशनल लैंग्वेज, परंपरागत भाषा को, ठीक है, इसने क्या किया? रिजेक्ट किया। एंड पोएटिक फैंसी, और काव्य कल्पना को इसने अस्वीकृत किया। इट आल्सो रिजेक्टेड द बिलीफ, इसने उस विश्वास का भी विरोध किया। द हीरोइक कपलेट, दैट द हीरोइक कपलेट वाज द बेस्ट वर्स फॉर्म ऑफ पोएट्री, कि हीरोइक कपलेट जो है काव्य का जो है सबसे अधिक अच्छा काव्य रूप है, पोएट्री का सबसे अधिक अच्छा काव्य रूप है। हीरोइक यानी कि कपलेट को भी इसने जो है जो सबसे अच्छा काव्य रूप था उसका भी इसने विरोध किया। मतलब सबका विरोध करके ये लोग रोमांटिक, ठीक है, पोएट्री लिखना शुरू किया। फिर आगे कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस इट रिजेक्टेड द क्लासिकल डॉक्ट्रिन्स ऑफ सिंपल ह्यूमनिटेरियन थीम, कन्वेंशनल लैंग्वेज एंड द पोएटिक फैंसी। इट आल्सो रिजेक्टेड द बिलीफ दैट द हीरोइक कपलेट वाज द बेस्ट वर्स फॉर्म ऑफ पोएट्री। यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। इट वाज एन, यह था एक एस्थेटिक क्रीड, ठीक है, माने ललित कला का धर्म, एस्थेटिक माने होता है ललित कला का धर्म, यह सौंदर्य प्रेमिक धर्म। ऑफ फ्री इमेजिनेशन, स्वतंत्र कल्पना का, इन एवरी फील्ड, प्रत्येक धर्म में। तो हो जाएगा या फील्ड माने होता क्षेत्र, या प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र कल्पना के ललित कला के धर्म, ठीक है, था। यह जो है प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र कल्पना का एक ललित कला का धर्म था। क्लियर? मतलब प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र कल्पना, फ्री इमेजिनेशन इसमें रहेगी, उसी का एक एस्थेटिक क्रीड माने होता है ललित कला का धर्म या सौंदर्य प्रेमी धर्म, ठीक है, था। प्रकृति के सौंदर्य से ही प्रेम वो उसी को कहते हैं ऐसा धर्म, तो ललित कला का धर्म कहते हैं। अगली विशेषता है हमारी क्रीड ऑफ इमोशन। इमोशन माने होता है भावना, तीव्र भावना। क्रीड माने आस्था या धर्म भी होता है, धार्मिक विश्वास, आस्था, यही सब होता है। क्लियर? तो हो जाएगा तीव्र भावना में आस्था या भावना में आस्था। तो इंग्लिश रोमांटिसिज्म, अंग्रेजी रोमांचवाद वाज द क्रीड ऑफ इमोशन, भावना में आस्था थी, तीव्र भावना में क्या थी? आस्था थी। नियो क्लासिकल पोएट्री इज डिवाइड ऑफ माने होता है से रहित, DEVOID, डिवाइड OF, इमोशन, भावना से रहित है नियो क्लासिकल पोएट्री। देयर इज इन इट ए बिटर फीलिंग, इसमें एक बिटर माने कड़वा, ठीक है, कड़वी भावना है। आप सटायर माने व्यंग की, हियर एंड देयर माने इधर उधर, इस इधर उधर या जहाँ तहाँ, इसमें जहाँ तहाँ व्यंग की जो है कड़वी भावनाएं हैं, किसमें? क्लासिकल पोएट्री में। बट लेकिन रोमांटिक लिटरेचर इज बिल्ट ऑन, बना है अराउंड अथवा इसके चारों ओर, ठीक है, पाया जाता है एन इमोशनल एक्सपीरियंस, एक भावनात्मक अनुभव। लेकिन कह रहे हैं कि रोमांटिक लिटरेचर जो है एक भावनात्मक अनुभव से बना है अथवा इसके चारों ओर भावनात्मक अनुभव पाया जाता है। मतलब इमोशन को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो भी हमारे अंदर, ठीक है, इमोशन रिकलेक्ट होते हैं, आते हैं, ठीक है ना, उसी से हम क्या करते हैं? लिख देते हैं उसी को काव्य रूप में। कह रहा है कि इन द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साइली एंड किट्स,
शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और कीट्स के काव्य में, पोएट्री में इमोशन इज द लाइफ ऑफ ए पोएम, भावना ही कविता की क्या है, जान है। वो लोग अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे शैली स्काईलार्क कविता में टू ए स्काईलार्क, वो टू ए स्काईलार्क अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ भी लिखे हैं टू ए स्काईलार्क, क्लियर, वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं। और जॉन केट्स तो टू ए नाइटिंगेल में अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं, बुलबुल पक्षी के गीत के प्रति। हाँ, इस तरह से ये लोग सभी क्या किए हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते चले गए हैं रोमांटिक पोएट्री के माध्यम से। क्रीड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन माने, सेल्फ माने निजी या खुद के, एक्सप्रेशन माने भाव, निज भाव की अभिव्यक्ति में आस्था, निज भाव की अभिव्यक्ति उसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, या खुद की अभिव्यक्ति। ठीक है, खुद के भावों की अभिव्यक्ति या निज भाव की अभिव्यक्ति में क्रीड माने आस्था। तो कह रहा है कि इंग्लिश रोमांटिसिज्म, अंग्रेजी रोमांचवाद, वाज ए क्रीड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यक्ति में एक आस्था थी ऑफ द सेल्फ, खुद के प्रति। क्लासिसिज्म प्रीच्ड दैट, क्लासिसिज्म ने प्रीच्ड माने उपदेश दिया कि पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का व्यक्तिगत पहलू शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड, व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। बट रोमांटिक आर्टिस्ट्स, लेकिन रोमांटिक कलाकार, कलाकार मतलब वही कवि जो कला अपने मतलब उसको लिखे हैं कविता को, लेकिन रोमांटिक कलाकार या कवि लोग पुट द सेल्फ इन द सेंटर ऑफ देयर आर्ट, स्वयं को अपनी कला के केंद्र में रख दिए। क्लियर, कह रहे हैं कि रोमांटिक आर्टिस्ट, रोमांटिक कलाकार जो थे वे स्वयं को अपनी कला के केंद्र में रखते थे। क्लियर, लिखने की कला के केंद्र में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो दे रिप्रेजेंटेड देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, वे अपने निजी भावों को प्रस्तुत करते थे। व्यू, विचार को, आइडिया, व्यू माने होता हुआ दृष्टिकोण, आइडिया, विचार इत्यादि रखते थे। इन देयर आर्टिस्टिक क्रिएशन, अपने कलात्मक रचनाओं में रखते थे। देयर द सेल्फ ऑफ द राइटर, वहाँ पर लेखक की अभिव्यक्ति, सेल्फ माने अभी यहाँ अभिव्यक्ति होगा, स्वयं नहीं होगा। क्लियर, अभिव्यक्ति होता है वहाँ लेखक की अभिव्यक्ति स्टैंड्स माने स्थित रहती है, इन विजुअल माने अदृश्य रूप में, अदृश्य रूप में स्थित रहती है। इन द सेंटर, केंद्र में, अदृश्य रूप में केंद्र में स्थित रहती है। एंड डिजायर्स डिस्क्राइब्स इट्स एक्सपीरियंस, और इसके अनुभव का क्या करती है, वर्णन करती है। रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, इन्वेंशन आविष्कार, इटिस इत्यादि। दैट इज वाई, यही कारण है कि, तो हो जाएगा एंड डिस्क्राइब्स इट्स एक्सपीरियंस, रिएक्शन, इन्वेंशन, इटिस, और इसके अनुभव, प्रतिक्रिया, आविष्कार इत्यादि का वर्णन करती हैं। दैट्स वाई माने, दैट इज वाई माने यही कारण है कि सच प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउन जैसे आई, माई, मी, वी, अस आर प्रेजेंट इन मोस्ट लिटरेरी क्रिएशंस अप टू 1830। आर मतलब कि आई, माई, मी, वी, अस आर प्रेजेंट माने विद्यमान होती हैं इन द मोस्ट लिटरेरी क्रिएशन, अत्यधिक साहित्यिक रचनाओं में, अप टू 1830, 1880 तक की, अप टू मिस तक। क्लियर, 1880 तक की ऐसी साहित्यिक रचनाओं में आई, मी, माई, वी, अस इत्यादि जो है शामिल रहते हैं। मतलब 1830 तक जो है क्या चला था, रोमांटिक रिवाइवल। ठीक है, रोमांटिक एज, रोमांटिक मूवमेंट। क्लियर, तो अक्सर 1830 तक के जो भी लिखे हैं उसमें आई, मी, माई, वी, अस ये सब यूज़ किए हैं कवि लोग। क्यों किए हैं, क्योंकि अपने लिए यूज़ किए हैं। क्लियर, कि मतलब कि हम सुन रहे हैं, ठीक, मतलब से मतलब कि अपने भावों को व्यक्त किए हैं। कभी अपने लिए क्या करता है, आई का प्रयोग करता है। अगर कुछ लोगों को और मिला के कहना चाहता है तो वी का प्रयोग करता है, यही तो होता है ना। क्लियर, अब जैसे आई एम हैप्पी लेकर करेंगे, मैं खुश हूँ तुम्हारा गीत सुनकर, ठीक है, या फिर स्काईलार्क में लिख दिया विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। इसलिए हम अपने आगे पीछे देखते हैं, भविष्य और वर्तमान को देखते हैं, ठीक है, भूतकाल को देखते हैं। एंड फाइन फॉर व्हाट वी हैव नॉट, और उस चीज़ के लिए तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब हम मानव जाति इस तरह से यूज किए हैं। क्लियर, तो आई, वी, ठीक है, माई, माइन, अस और ये सब यूज किए हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज किए हैं। कभी क्यों किए हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किए हैं। आगे देखते हैं क्रीड ऑफ ऑल इम्ब्रेसिंग आर्ट। क्रीड माने होता है धार्मिक विश्वास या आस्था, ऑल माने सभी, इम्ब्रेसिंग माने होता है, इम्ब्रेसिंग मतलब होता है अपनाना, सभी को अपनाने वाली कला। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार की कला को, रचनाओं में आस्था जाएगा तो ये सभी को अपनाने वाली कला में आस्था, सभी को अपनाने वाली कला में आस्था, यानी कि सभी प्रकार की रचनाओं में आस्था।
तो इंग्लिश रोमांटिसिज्म वाज ए क्रीड, अंग्रेजी साहित्यवाद एक क्या थे? क्रीड माने आस्था थी। ऑफ ऑल, ठीक, ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग आर्ट, आगे मिलेगा, सभी एम्ब्रेसिंग आर्ट माने अपनाने वाली कला। क्लियर? तो कहने का मतलब इंग्लिश रोमांटिसिज्म वाज ए क्रीड ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग आर्ट। इंग्लिश रोमांटिसिज्म जो है सभी प्रकार की रचनाओं में क्या थी? एक आस्था थी। सभी को अपनाने वाली कला में आस्था थी, मतलब वही सभी प्रकार की रचनाओं में आस्था थी। इट इम्ब्रेस्ड, जिसने इम्ब्रेस्ड माने अपनाया, ऑल फॉर्म्स ऑफ पोट्री, सभी प्रकार की पोट्री माने काव्य, इसने सभी प्रकार की काव्य को अपनाया, वेदर क्लासिकल और रोमांटिक, चाहे वो क्लासिकल हो या रोमांटिक हो। सो इसीलिए द पोएट्स वर रोड सॉनेट्स, ओड, लिरिक्स, वायलेट्स, इसलिए कवि लोग जो है क्या क्या लिखे हैं? सॉनेट लिखे, ओड लिखे, लिरिक लिखे, वायलेट लिखे, एलिजी लिखे, इटीसी इत्यादि लिखे। दे एक्सपेरिमेंटेड, वे एक्सपेरिमेंटेड माने प्रयोग किए, विथ ऑल काइंड्स ऑफ मीटर, सभी प्रकार के मीटर का, एंड प्रोसडी माने होता है छंद कला, ठीक है, छंद कला या छंद शास्त्र, वे सभी प्रकार के मीटर माने पद होता है, पद और छंद कला का क्या किए? प्रयोग किए। दे इम्प्लाइड माने भी प्रयोग करना, वे प्रयोग किए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिटोरिक, रिटोरिक माने अलंकार, वे अलंकार के सभी तत्वों का प्रयोग किए। दे इनरिच देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को समृद्ध बनाए, विथ वर्ड्स ऑफ एवरी एज, प्रत्येक युग के शब्दों के साथ, एंड एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी, और समाज के प्रत्येक स्तर के साथ, ठीक ना। लव ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम भी था उनका, यह भी इसकी विशेषता है, ठीक है। इंग्लिश रोमांटिसिज्म, अंग्रेजी रोमांचवाद, एक्साइटेड ने उत्तेजित किया इन द रोमांटिक्स, ठीक है, रोमांटिक्स मतलब वही रोमांटिक कवियों में, ग्रेट लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति महान प्रेम, ये तो सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है, लव ऑफ नेचर। क्लियर? तो जगह अंग्रेजी रोमांचवाद ने, इंग्लिश रोमांटिसिज्म, अंग्रेजी रोमांचवाद ने एक्साइटेड इन द रोमांटिक्स माने रोमांटिक कवियों में, रोमांटिक्स मीन्स रोमांटिक पोएट। क्लियर? रोमांटिक कवियों में उत्तेजित किया, क्या किया? ग्रेट लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति अत्यधिक प्रेम को उत्तेजित किया। बट लेकिन दे लव्ड नेचर फॉर हर ओन सेक, लेकिन वे प्रकृति को अपने लिए ही क्या करते थे? प्रेम करते थे, अपने लिए प्रेम करते थे। दे सा यूनिवर्सल सोल इन हर, वे उसमें सार्वभौमिक आत्मा को देखते थे। दे लुक्ड अपॉन हर, वे उसमें उसे लुक्ड अपॉन माने मानना या समझना, वे उसे मानते थे एज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड वंडर, सौंदर्य और आश्चर्य का महानतम स्रोत मानते थे वैसे। वर्ड्सवर्थ वाज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के सबसे उच्च क्या थे? पुजारी थे। ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा इनको, जो कि एक क्रिटिक थे। लव ऑफ रोमांटिक ब्यूटी, रोमांटिक ब्यूटी के प्रति प्रेम, ठीक है, रोमांटिक ब्यूटी मतलब वही सौंदर्य, रोमांचक सौंदर्य के प्रति प्रेम। तो देखिए इंग्लिश रोमांटिसिज्म एक्साइटेड ए ग्रेट लव फॉर रोमांटिक ब्यूटी, अंग्रेजी रोमांचवाद ने रोमांचक काव्य के लिए जो है अत्यधिक प्रेम को उत्तेजित किया। आल्सो कॉल्ड वंडर, जिसे आश्चर्य भी कहा जाता था। द रोमांटिक्स माने रोमांटिक साहित्यकार या रोमांटिक कवि लोग, साठ माने ढूंढते थे, तलाश करते थे, इट माने इसे मतलब वही रोमांटिक सौंदर्य को, इन नेचर प्रकृति में तलाश करते थे, इन द सुपर नेचुरल माने वही भूत प्रेत, जो भी मतलब जिसमें थोड़ा, ठीक है, मतलब हम मानव की शक्ति से परे शक्ति देखें। क्लियर? उसी को सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, ठीक। इन द पास्ट, भूतकाल में। एक बात ये भी बता देना, जैसे वर्ड्सवर्थ और स्कॉलरिज जो लिखे हैं कविताएं, तो वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पर मेन फोकस किए हैं, और स्कॉलरिज जो है सुपर नेचुरल पोएम ज़्यादा लिखे हैं। क्लियर? इस उनका एक राइम ऑफ एंशिएंट मानर है, उसमें सुपर नेचुरल पोएम तत्व को उसमें भी डालें कॉलरिज। तो कह रहा है कि इन द पास्ट, भूतकाल में, इन द माइंड मस्तिष्क में, आर इन द इमेजिनेशन अथवा कल्पना में। तो वही कह रहा है कि द रोमांटिक सॉट इट इन द नेचर, इन द सुपर नेचुरल, इन द पास्ट, इन द माइंड और इन द इमेजिनेशन। रोमांटिक साहित्यकार जो है प्रकृति में, भूत प्रेत आदि में, भूतकाल में, ठीक है, दिमाग में अथवा कल्पना में जो है, और इसे क्या करते थे? ढूंढते थे। इसे मतलब रोमांटिक सौंदर्य को ढूंढते थे, रोमांचक सौंदर्य। द टू प्रोज राइटर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द टाइम्स, इस समय के दो गद्य लेखक और आलोचक आर माने हैं, कौन कौन से हैं? हैजलिट हैं और लैम्ब हैं। दे साट रोमांटिक पोट्री इन एलिजाबेथ लिटरेचर, वे रोमांटिक साहित्य को एलिजाबेथ लिटरेचर में शॉर्ट माने खोजते थे, ढूंढते थे।
एंड क्रिएटेड इट इन देयर प्रोज, और इसे अपने प्रोज में क्रिएटेड माने उत्पन्न कर दिया। सर वाल्टर स्कॉट इज द नॉवलिस्ट ऑफ दिस पीरियड। सर वाल्टर स्कॉट जो है इसी समय के जो है उपन्यासकार हैं। ही साट रोमांटिक पोट्री इन द पास्ट, वह रोमांटिक साहित्य सौंदर्य को या रोमांचक सौंदर्य को भूतकाल में देखते थे। एंड रिप्रेजेंटेड इट, ठीक है, इन हिज, और इसे प्रस्तुत भी करते थे इन हिज हिस्टोरिकल नावल, अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में। तो आइए अब इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू वाट्स के अनुसार, वाट्स डंटन के अनुसार द रोमांटिक रिवाइवल वाज, रोमांटिक रिवाइवल था, क्या था? द रिनेसा ऑफ वंडर, आश्चर्य का विद्या जागृत काल। मतलब ये वाट्स डंटन जो है ये कह दिए है कि रोमांटिक रिवाइवल को ये वंडर मतलब कि रिनेसा ऑफ वंडर कहते हैं, आश्चर्य का विद्या जागृत काल कहते हैं। क्लियर? द रोमांटिक से मैंने रोमांटिक साहित्यकार डिस्कवर्ड ने खोज किया, क्या किसका खोज किया? वंडर, आश्चर्य का खोज किया। एंड रिप्रेजेंटेड इट इन देयर प्रोज पोट्री नॉवेल इट से, और इसे रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किए या पुनः प्रस्तुत किए अपने कहाँ? प्रोज पोट्री और नावल में प्रस्तुत किए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखे जिस पर वंडर हो, आश्चर्य हो। देयर इमेजिनेशन एक्साइटेड, उनकी कल्पना ने उत्तेजित किया। इमेजिनेटिव विजन्स माने काल्पनिक, इमेजिनेटिव मतलब विजन्स माने होता है दृश्य। उनकी कल्पना में काल्पनिक दृश्यों को उत्तेजित किया, या विच एराउज्ड इन देम, जो उनमें एराउज माने उत्पन्न हुए थे। इंटेंस इमोशंस माने गहरी भावना, जो उनमें गहरी भावना को एराउज मतलब जगाए थे, जागृत कर किए थे। देयर सेंसिबिलिटी इम्प्लॉयड, उनकी संवेदना ने इम्प्लॉयड माने यूज प्रयोग में लाया, उनकी संवेदना ने प्रयोग में लाया। इमेजेस, कल्पनाओं का प्रयोग किया उनकी संवेदना ने। इमेजेस माने कल्पनाओं या प्रतिरूप भी होता है। एंड रिप्रेजेंटेड देयर एक्सपीरियंस इन लिटरेरी आर्ट ऑफ यूनिवर्सल नेचर, और रिप्रेजेंटेटेड देयर एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव को रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किए इन लिटरेरी आर्ट, साहित्यिक कला में, ऑफ यूनिवर्सल नेचर, सार्वभौमिक प्रकृति की, तो हो जाएगा। और उनके अनुभव ने, ठीक है, सार्वभौमिक प्रकृति की साहित्यिक कला में अपने अनुभव को क्या किया? प्रस्तुत किया। द एक्सपीरियंस दस रिप्रेजेंटेड, इस प्रकार अनुभव ने रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? इट्स इज हाईली स्ट्राइकिंग, अत्यधिक स्ट्राइकिंग माने ध्यान दिलाने वाला। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया अनुभव जो है वह अत्यधिक ध्यान दिलाने वाला है, प्रेजेंट, सुखद है, एंड पिक्चरस, और चित्र संबंधी है, चित्र से युक्त है, कहने का मतलब। क्लियर? तो ये था आपका जो है रोमांटिक रिवाइवल या रोमांटिक मूवमेंट। अब जो है अगले दिन हम आपको विक्टोरियन एज पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ऐसी यूजफुल वीडियो ताकि आपको समझ से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।